नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है रिश्तों की राजनीति। सरता जी का मन आज कुछ ज़्यादा ही शांत और विचलित था। बार बार लगातार अपने बेटे को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही थी। फ़ोन की घंटी तो जा रही थी, लेकिन सामने से कोई उत्तर नहीं आ रहा था। उन्होंने कई बार लगातार फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। आखिरकार परेशान होकर फ़ोन रखते हुए उदासी भरे स्वर में अपनी छोटी बेटी से कहने लगी, प्रीति, इतना भी क्या व्यस्त हो गया तेरा भाई, जो इतने फोन करने के बाद भी कोई जवाब नहीं देता। तभी अपनी माँ को हौसला देते हुए प्रीति बोली, अरे माँ, तुम भी हद करती हो। जब भाई ने एक बार फोन नहीं उठाया तो बार बार फोन करने से क्या फायदा। बिना बात के ही खुद भी परेशान हो रही हो और उन्हें भी परेशान कर देती हो। फिर गुस्से में आकर भाई कुछ बोल देगा तो तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। अरे माँ, वे इस समय अपनी नौकरी के काम में उलझे होंगे। इस समय उनके पास समय नहीं होगा आपसे बात करने के लिए। कितना काम होता होगा भाई को। अब ऐसे में वह अपना काम देखे या फिर तुमसे फोन पर बातें ही करते रहें। हाँ प्रीति, बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही। बेचारा मेरा बच्चा कितना काम करता है, उसे फुर्सत कहाँ होगी। अब मैं उसे बार बार फ़ोन करके परेशान नहीं करूँगी। जब उसे फुर्सत होगी तब वह खुद ही फ़ोन कर लेगा। इतना कहकर सरिता जी खाना बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। खाना बनाते बनाते सरिता जी कब अपनी यादों के गलियारों में खो गई, पता ही नहीं चला। उस दिन को याद करने लगी जब उनके बेटे रुपेश का जन्म हुआ था। सरिता जी और उनके पति हरिदास जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वर्षों की तमन्ना पूरी हुई जब शादी के पूरे 11 वर्षों के बाद उन्होंने माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। लेकिन यह खुशी भी गम में बदल गई जब उन्हें यह मालूम पड़ा कि उनके बेटे की दोनों टांगे पूर्ण रूप से विकसित नहीं हैं। पति पत्नी के तो जैसे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वे दोनों अपने भाग्य को कोसने लगे। भगवान ने इतने दिनों बाद सुनी भी, पर दर्द देना बाकी था। फिर भी दोनों पति पत्नी ने अपना धीरज बंधाया। जब डॉक्टर साहब ने बताया कि भविष्य में उनका बेटा शायद अपने पैरों पर चल भी नहीं पाएगा, लेकिन साथ में यह भी कहा कि यदि बच्चे को सही इलाज और अच्छी देखभाल मिले तो शायद उनकी टांगों में जान वापस आ सकती है। फिर साहस जुटाकर सरिता जी ने निर्णय लिया कि वह अपने बेटे की सेवा में दिन रात एक कर देंगी। इस कारण उन्होंने अपनी सरकारी क्लर्क की नौकरी से भी त्यागपत्र दे दिया और पूरी लगन के साथ नन्हे रुपेश की देखभाल में जुट गए। उधर हरिदास जी भी ओवर टाइम करके अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे जुटाने लगे और देश के बड़े से बड़े अस्पताल में ले जाकर अपने बेटे का इलाज करवाया। ईश्वर की कृपा और माँ बाप की तपस्या का फल यह हुआ कि उनका बेटा 2-3 वर्ष में ही तंदुरुस्त हो गया। माता पिता को तो मानो दुनिया की सारी धन दौलत ही मिल गई हो। उसके बाद उनके घर पर उनकी छोटी बेटी प्रीति का जन्म हुआ। हर माता पिता की तरह सरिता जी और हरिदास जी के भी अरमान थे कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं और बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, चाहे उसके लिए उन्हें मन मारकर ही क्यों न गुजारा करना पड़े। आखिर बेटा बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। ऐसी सोच रखते हुए उन्होंने अपने बेटे को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। एक दिन अपने बेटे को कामयाब बनाने का उनका यह सपना भी पूरा हो गया, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही हरिदास जी एक रोड एक्सीडेंट के कारण इस दुनिया से चल बसे। अतीत की यादों में खोई सरिता जी भूल ही गई थी कि उन्होंने गैस पर चाय चढ़ाई है। तभी प्रीति रसोई घर में अंदर आई और बोली, ओफो माँ, कहाँ खोई हो, सारी चाय उबल कर गिर गई। सरिता जी हड़बड़ाकर सारी गैस पर गिरी हुई चाय साफ करने लगी। तभी फोन की घंटी बजने की आवाज आई। अरे, लगता है तुम्हारे लाडले बेटे का फोन आया है। कहते हुए प्रीति दौड़कर गई और फोन उठाकर स्पीकर पर लगा दिया। अभी उसने हेलो ही बोला था कि उसी समय रुपेश भड़कते हुए बोला, क्या परेशानी है, क्यों बार बार फोन करके मुझे परेशान कर रही हो। तुम्हें तो कुछ काम है नहीं, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि बाकी सभी लोग भी खाली बैठे रहेंगे और तुम्हारे फोन का इंतजार करते रहेंगे। अब कुछ बोलोगी या मैं फोन रखूं। अपने भाई का ऐसा रूखा व्यवहार देखकर प्रीति हैरान रह गई और बोली, तुम मुझे कुछ बोलने दोगे तब तो मैं बोलूंगी ना। यह सुनकर रुपेश चुप हो गया तो प्रीति ने कहा,
मुझे तो तुमसे कोई काम नहीं था, लेकिन माँ तो आखिर माँ है ना, इसलिए तुम्हारी चिंता उसे सताती रहती है। लेकिन तुम्हारा ये व्यवहार देखकर भी वह मानने को तैयार ही नहीं होती कि अब उनका बेटा उनका नहीं रहा। तभी सरिता जी उसके हाथ से फोन खींचते हुए बोली, ये कैसी बातें कर रही हो प्रीति? कोई तमीज है या नहीं? अपने बड़े भाई से कोई इस तरह से बात करता है क्या? चल जा यहाँ से। प्रीति आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। तभी सरिता जी फोन पर अपने बेटे से बात करने लगी। रुपेश गुस्से में बोला, माँ बहुत जुबान चलने लगी है इसकी, बड़े छोटे का लिहाज ही नहीं है। फिर कहने लगा, अच्छा माँ, मुझे कुछ आपसे जरूरी बात करनी थी। सरिता जी ने कहा, हाँ कहो ना बेटा। वो माँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। दरअसल बात यह है कि मैंने कुछ समय पहले घर का रिपेयर का कुछ काम शुरू करवाया है और कुछ दिनों से आपकी बहू की भी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसे भी डॉक्टर के पास लेकर जाना है, इसलिए महीने का बजट भी गड़बड़ा गया है। आपसे हो सके तो कुछ पैसों का इंतज़ाम कर दो, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। एक बार घर के रिपेयर का काम भी हो जाए, उसके बाद मैं आप दोनों को यही गुड़गांव में अपने पास बुला लूँगा। फिर हम सब एक साथ यहाँ रहेंगे, इसलिए तो घर की रिपेयरिंग करवा रहा हूँ। फिर सरिता जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, पैसों का इंतज़ाम तो मैं करवा देती हूँ। तू बस यह बता कि तुझे कितने पैसे चाहिए और कितने समय के लिए चाहिए। अपनी माँ की यह बात सुनकर रुपेश को गुस्सा आ गया और बोला, यह क्या बात हुई माँ? कितने समय के लिए चाहिए से आपका क्या मतलब है? आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? फिर सरिता जी मायूसी भरे स्वर में बोली, दरअसल बेटा, बात यह है कि अब ले देकर हमारे पास केवल यह घर ही बचा है। इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है हमारे पास। यहाँ तक कि अपने सोने के जेवर जो मैंने प्रीति के लिए रखे थे, वो भी मैं तुझे दे चुकी हूँ। जब तूने कहा था कि कोमल की माँ यानी कि समधन जी बहुत बीमार है, तब उनके इलाज के लिए तुम्हें पैसे चाहिए थे। बेटा, तूने तब कहा था कि मैं जल्दी से पैसे लौटाकर आपके गहने वापस कर दूंगा, लेकिन वो भी तूने अब तक नहीं दिए। बेटा, तेरी बहन भी अब छोटी बच्ची नहीं रही, कॉलेज में पढ़ रही है। 2-4 साल बाद उसकी भी शादी के बारे में सोचना है। अरे माँ, तुम उस बात की चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सब संभाल लूँगा, बस एक बार रिपेयरिंग का काम खत्म हो जाने दो। उसके बाद मैं सबसे पहले आपके जेवर ही छुड़वाऊंगा, बाकी की उधारी बाद में चुकता करूंगा। बेटे की यह बात सुनकर सरिता जी बोली, ठीक है बेटा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैं कहीं से पैसे उधार लेने का इंतजाम करती हूँ। फिर रुपेश बोला, माँ, इस बार मुझे कुछ ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। 10-20 हज़ार रुपये से काम नहीं चलेगा। इस बार मुझे कम से कम 5 लाख रुपयों की ज़रूरत है। बेटे की यह बात सुनकर माँ हैरान रह गई और मन ही मन सोचने लगी कि इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम मैं कैसे करूँगी। तभी रुपेश बोला, आप एक काम कीजिए माँ, आप घर को गिरवी रख दीजिए। घर गिरवी रख कर हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन घर गिरवी रखने की बात सुनकर सरिता जी ने साफ साफ मना कर दिया और बोली, बेटा, ले देकर यह मकान ही है हमारे पास, अगर इसे भी गिरवी रख दिया और फिर कर्ज ना उतार सके तो यह भी हमारे हाथ से निकल जाएगा, फिर हम कहाँ भटकते फिरेंगे। तभी रुपेश बोला, अरे माँ, आप भी हद करती हैं, ऐसी नौबत मैं आने ही नहीं दूंगा। अब क्या अपने बेटे पर इतना भी विश्वास नहीं है आपको? आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। अपने बेटे की बातों में आकर सरिता जी ने अपनी इकलौती बची हुई संपत्ति को भी गिरवी रख दिया। इसके बदले में उन्हें 7 लाख रुपए मिल गए। हालांकि प्रीति अपनी माँ को बार बार समझाती रह गई कि माँ, घर गिरवी मत रखो, कल को अगर भाई ने पैसे वापस नहीं किए तो हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन सरिता जी ने अपने बेटे की एक न सुनी और कहने लगी, मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है, न जाने तू क्यों अपने भाई को गलत समझती है। प्रीति कुछ कहने ही लगी थी कि सरिता जी बोली, अच्छा, अब ज्यादा बहस मत कर। घर के फैसले लेने के लिए अभी इस घर की बड़ी मैं मौजूद हूँ। तुम चुप रहोगी तो ही अच्छा होगा। अगर मुश्किल वक्त में मैं ही अपने बेटे का साथ नहीं दूंगी तो और कौन देगा? और उसने तो इतना तक कहा है कि एक बार घर का काम पूरा हो जाए
तो हम दोनों उनके घर उनके साथ रहेंगे। तेरी शादी का खर्च भी वह देख लेगा। सरिता जी ने अपनी बेटी की एक भी न सुनी और घर गिरवी रख दिया। लेकिन प्रीति के बहुत कहने पर उन्होंने उस रकम में से 2 लाख रुपए बचाकर अपने पास रख लिए। प्रीति बोली, माँ, आपसे भाई ने 5 लाख रुपए को कहा था, तो बस आप भाई को 5 लाख ही दो। बाकी के पैसे अपने खाते में जमा करवा दो। और एक बात का खास ध्यान रखना, उन्हें यह मत बताना कि आपको कितने पैसे मिले हैं, नहीं तो वह किसी ना किसी बहाने बाकी के पैसे भी आपसे ले लेंगे। सरिता जी के घुटनों में बहुत समय से दर्द था और उन्हें शुगर की भी समस्या थी। तो उन्होंने अपने बेटे को फोन करके कहा, बेटा, जब पैसे लेने के लिए यहाँ आओगे तो कुछ दिन निकाल कर आना, मेरे घुटनों का दर्द बढ़ता जा रहा है। रोज रोज का दर्द अब सहन नहीं होता। आओगे तो किसी अच्छे से डॉक्टर से मेरा इलाज भी करवा देना। इतना कहने की ही देर थी कि रुपेश अपनी पत्नी कोमल के साथ अगले दिन सुबह ही उनके पास पहुंच गया। वे दोनों मुस्कुराते हुए अपनी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगे। तभी कोमल ने कहा, माँ, आप भी कभी कभी गुड़गांव आ जाया कीजिए, वह भी आपका ही घर है। तभी सरिता जी ने कहा, बहू, तू फिक्र मत करो, तुम्हारे घर की रिपेयरिंग का काम पूरा हो जाएगा तो हम तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ ही रहेंगे। क्यों रुपेश, ठीक कहा ना मैंने? इतनी बात सुनते ही कोमल के चेहरे की मुस्कुराहट तो जैसे कहीं गायब ही हो गई और रुपेश को घूर कर देखने लगी। तभी रुपेश छुटी मुस्कान के साथ बोला, हाँ कोमल, माँ ने हमारे घर की रिपेयरिंग के लिए सारी रकम का इंतजाम कर दिया है। अब जल्दी से घर की रिपेयरिंग हो जाए तो फिर वह हमारे साथ ही रहेंगी। रुपेश का इशारा समझकर कोमल अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान बिखेरते हुए बोली, अरे हाँ, वह आप लोगों का ही तो घर है। और फिर जब तक घर में कोई बड़ा बुजुर्ग न हो तब तक घर घर नहीं कहलाता। कोमल जल्दी से रसोई में जाकर चाय नाश्ता बनाने में प्रीति की मदद करने लगी और सब कुछ ट्रे में रख कर ले आई। तभी रुपेश अपनी माँ से बोला, माँ, वह पैसे मुझे दे दीजिए, मैं बैंक की तरफ ही जा रहा था, कोई काम था। आप पैसे दे दोगी तो अपने खाते में जमा करवा दूंगा, जिससे आपकी चिंता भी दूर हो जाएगी। नहीं तो गांव हो या शहर, हर जगह चोरी का बहुत डर रहता है। प्रीति ने पैसों से भरा बैग अपनी माँ को थमा दिया, जिसमें से सरिता जी ने 5 लाख रुपए निकाल कर अपने बेटे के हाथ में थमा दिए। पैसे देखकर वे दोनों ऐसे खुश हो गए मानो उन्हें जन्नत ही मिल गई हो। तब रुपेश बोला, लेकिन माँ, घर गिरवी रख कर कम से कम 7-8 लाख रुपए तो आपको मिले होंगे, बाकी के पैसे कहाँ हैं? तब सरिता जी और उनकी बेटी प्रीति एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर सरिता जी बोली, हाँ बेटा, 7 लाख रुपए मिले थे, लेकिन प्रीति की शादी के लिए भी कुछ पैसे बचाकर रखने थे ना, इसलिए उन पैसों में से 2 लाख रुपए मैं तेरी बहन की शादी के लिए बैंक में जमा करवा दूंगी। 1-2 साल में कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसके भी तो हाथ पीले करने हैं। तुम तो अपने परिवार के साथ सुख से जी रहे हो, एक बार उसकी भी शादी हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। बस इतना सुनने की ही देर थी कि रुपेश गुस्से में बोला, माँ, आपने तो मुझे एक ही पल में पराया कर दिया। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं रहा? मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ, अगर विश्वास होता तो आप सारे पैसे मेरे हाथ में रखती। आप ठीक हैं, कोई बात नहीं, जब भरोसा ही नहीं तो फिर इन सब बातों का क्या फायदा? तभी सरिता जी बोली, अरे बेटा, ये तो कैसी बातें कर रहा है, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। अगर तू कहता है तो बाकी के पैसे भी मैं तुझे दे देती हूँ। जब मुझे जरूरत होगी तो मैं तुझसे मांग लूंगी। तभी रुपेश अपनी बातों में मिठास खोलता हुआ बोला, हाँ माँ, आप ही के पैसे हैं, हम तो बस इन्हें संभाल कर रख देंगे, आपको जब जरूरत होगी तब ले लेना। ऐसा कहते हुए रुपेश ने 7 लाख रुपए अपनी माँ से ले लिए और बैंक में जमा करवाने के लिए निकल गया। कोमल भी उसके साथ ही चली गई। उनके जाने के बाद प्रीति ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि चाहे जो भी हो जाए आप यह पैसे भाई को नहीं देंगी, लेकिन फिर भी आप नहीं मानी ना। तभी सरिता जी बोली, तो क्या हुआ बेटा, वह तेरा भाई है, पैसे हमारे पास पड़े हों या उसके पास, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा कहकर सरिता जी अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह सरिता जी नींद से जागी
तो उनके बेटा बहू अपने बैग उठाकर उनके पास आए और बोले, अच्छा माँ, अब हम चलते हैं। यह देखकर सरिता जी और प्रीति हैरान रह गई। तभी सरिता जी बोली, बेटा तुम तो यहाँ कुछ दिन लगाने वाले थे ना, मुझे डॉक्टर के पास भी दिखाना था, भूल गए क्या? नहीं माँ, लेकिन बात ऐसी है कि कल रात बॉस का फोन आया था, कह रहे थे कल सुबह ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग है। अगर तुम ऑफिस जल्दी नहीं पहुंचे तो कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए हमें जाना होगा। मैं कुछ दिनों बाद वापस आकर आपको किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। ऐसा कहकर वे दोनों अपने घर वापस चले गए। तब प्रीति बोली, मैं जानती थी कि भाई यहाँ सिर्फ पैसों के लिए ही आए थे, मतलब निकल गया तो चलते बने। प्रीति की बात सुनकर सरिता जी भी सोच विचार में पड़ गई। धीरे धीरे करके कई महीने बीत गए। कभी सरिता जी अपने बेटे रुपेश को फोन लगाती तो कभी प्रीति, लेकिन वह कभी फोन ही नहीं उठाता, और गलती से कभी उठा भी लेता तो मीटिंग में बिजी होने का या फिर ड्राइविंग करने का बहाना बनाकर बात को रफा दफा कर देता और अभी कॉल करता हूँ यह कहकर फोन काट देता था। कभी कोमल को भी फोन करते तो जवाब मिलता कि अभी अभी नहाने गए हैं या फिर किसी काम से बाहर गए हैं का बहाना बनाकर उन्हें टाल देती। 2 महीने से उन्होंने जमीन की किस्त नहीं भरी थी। जमींदार के लोग बार बार पैसे मांगने आ रहे थे। सरिता जी की चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह करती भी तो क्या करती। अपना घर गिरवी रखकर जिसे अपना सारा पैसा दे दिया था, वह तो उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। जब सरिता जी के पास और कोई चारा नहीं था तो वह अपनी बेटी प्रीति के साथ शहर के लिए निकल पड़ी। 4 घंटे के सफर के बाद थकी हारी दोनों माँ बेटी जब रुपेश के घर पहुंची तो दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि वहां तो कोई और ही लोग रह रहे थे। सरिता जी और प्रीति उन्हें देखकर हैरान रह गई। रुपेश और कोमल के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि यह घर अब उन्होंने खरीद लिया है। इससे पहले यह जिनका घर था वे लोग यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन जब प्रीति ने उनसे पूछा कि वो लोग कहाँ रहते हैं तो वे लोग बोले उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं जानकारी है। यह सुनकर सरिता जी और प्रीति निराश हो गई। वे स्वयं को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। उस शहर में वह बिल्कुल अनजान थी, वह किसी और को नहीं जानती थी, इसलिए वह कहीं और भी नहीं जा सकती थी। लेकिन प्रीति ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से अपने भाई को फोन लगाया, लेकिन अब भी रुपेश ने फोन नहीं उठाया। प्रीति आसपास के लोगों से पूछने लगी, लेकिन किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। थक हार कर वे लोग अभी वापस जाने ही लगे थे कि इतने में एक कुरियर वाला आया जो रुपेश के नाम का पार्सल लेकर आया था। रुपेश को वहां न पाकर वह पार्सल पर लिखे नंबर पर फोन करने लगा और बोला, सर मैं आपका पार्सल लेकर आया हूँ, आप मुझे अपना नया एड्रेस बता दीजिए, मैं वहीं आ जाता हूँ। प्रीति ने जब यह बात सुनी तो उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी। वे कुरियर वाले से बोली, भैया कहीं आप रुपेश से बात तो नहीं कर रहे थे? तभी कुरियर वाले ने उसकी ओर देखा और बोला, जी हाँ, उन्हीं से बात कर रहा था। लेकिन आप यह सब क्यों पूछ रही हैं? भैया दरअसल वह मेरे भाई हैं, आज उनका जन्मदिन है और हम उन्हें सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए हम उन्हें बिना बताए ही आ गए। या आए तो पता चला कि वे अब कहीं और रहते हैं। यदि आप हमें उनका पता बता देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उनकी बात सुनकर कुरियर वाले ने एक पेपर पर उन्हें रुपेश की बिल्डिंग का पता लिखकर दे दिया। थोड़ी ही देर में सरिता जी और प्रीति ऑटो में बैठकर उस बिल्डिंग के सामने पहुंच गए जहां रुपेश ने अपना फ्लैट खरीदा था। रुपेश का फ्लैट एक बहुत ही बड़ी सोसाइटी में था जहां ऊंची ऊंची बहुमंजिला इमारतें बनी हुई थी। सरिता जी ने इतनी ऊंची इमारतें पहली बार देखी थी। अपनी बेटी से बोली, हे भगवान, देख तो प्रीति, ये इमारतें कैसी आसमान को छू रही हैं। वे दोनों जैसे ही अंदर जाने लगी तो गार्ड ने उन्हें सोसाइटी के अंदर आने से रोक दिया। कुरियर वाले ने तो गार्ड को पार्सल पकड़ाया और नाम बताकर चलता बना, परंतु वह माँ बेटी सोसाइटी के बाहर खड़ी खड़ी रुपेश का इंतजार करती रही। कई बार गार्ड को नाम बताकर कहा कि मेरे भैया को खबर कर दीजिए कि उनकी माँ और बहन गांव से आई है।
लेकिन गार्ड को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। सरिता जी एक पुरानी सी साड़ी पहनी हुई थी और प्रीति ने बहुत साधारण सूट सलवार पहना हुआ था। सरिता जी बार बार उन इमारतों की ओर देखती जा रही थी। फिर प्रीति ने सिक्योरिटी गार्ड से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वह उनका यकीन करे और उनके भाई रुपेश को उनके आने की सूचना दे या फिर उन्हें ही अंदर जाने दे। लेकिन इस पर गार्ड ने कहा, तुम लोगों को तो और कोई काम धंधा है नहीं, बड़ी बड़ी इमारतें देखी नहीं कि काम मांगने आ गई। लेकिन इस सोसाइटी में काम वाली ऐसे ही नहीं रखी जाती। इन घरों में जो भी काम करती हैं सबसे पहले उनकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाई जाती है, तब कहीं जाकर उन्हें काम पर रखा जाता है। तभी सरिता जी बोली, आप यह कैसी बातें कर रही हैं? क्या मैं और मेरी बेटी आपको काम वाली बाई नजर आती हैं? हम किसी के घर काम करने वाले नौकर नहीं हैं। हमारा बेटा इस बिल्डिंग में रहता है, तभी हम उससे मिलने आए हैं। यह सुनकर गार्ड हंसने लगा और बोला, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हारा बेटा इतनी बड़ी बिल्डिंग में रहता है। गार्ड की इस बात पर प्रीति को गुस्सा आ गया और बोली, आप मेरी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? क्या आपको बात करने की तमीज नहीं है? अगर मेरे भाई को पता चला कि आपने हमसे ऐसे बात की है तो वह आपको नहीं छोड़ेंगे। तभी उस बिल्डिंग में रहने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और प्रीति से पूछने लगा कि आखिर बात क्या है। तब प्रीति ने सारी बात कह सुनाई। फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि यदि वह कह रही हैं कि उनका भाई इस बिल्डिंग में रहता है तो मान क्यों नहीं लेते। फिर गार्ड ने कहा, लेकिन इन लोगों को देखकर मुझे नहीं लगता कि इनका बेटा इस बिल्डिंग में रहता है। परंतु फिर भी उन बुजुर्ग अंकल के बार बार कहने पर गार्ड ने उन्हें अंदर जाने दिया। सरिता जी अपनी बेटी के साथ सोसाइटी के अंदर तो आ गई, परंतु अब कहाँ जाएं यह सोच सोचकर वे दोनों परेशान थी। एक एक बिल्डिंग में ही सैकड़ों मकान बने हुए थे और न जाने कितनी ऐसी इमारतें वहां खड़ी थी। तभी प्रीति की नजर सामने से आ रहे अपने भाई रुपेश पर पड़ी। रुपेश के साथ उनके कुछ खास दोस्त थे। रुपेश ने फ्लैट के बाहर पहुंचकर बेल बजाई। रुपेश को देखते ही प्रीति अपनी मां को लेकर उसकी ओर तेजी से गई। उसी समय कोमल ने दरवाजा खोला तो सरिता जी दौड़कर रुपेश की ओर गई और अपने बेटे के गले से लग गई और रोते हुए बोली, बेटा कहाँ था तू? कब से हम तुझे ढूंढ रहे थे। क्या तुझे मालूम है, गार्ड ने हमें 2 घंटे से बाहर ही रोक कर रखा हुआ था और वह तो हमें काम वाली बाई तक बोल रहा था। तूने नया घर ले लिया और हमें बताया भी नहीं। फिर अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछते हुए बोली, चल बस सब छोड़, यह बता तू कैसा है। सरिता जी और प्रीति सुबह से यहाँ वहाँ भटक रही थी, जिस कारण उनकी हालत खराब हो चुकी थी और उनके कपड़े भी गंदे हो चुके थे। अपने दोस्तों के सामने अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर रुपेश के पसीने छूट गए। उसने सोचा कि यदि मेरे दोस्तों को पता चला कि यह मेरी माँ और बहन है तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी कोमल ने कहा, अरे बिना मतलब गले पड़ रही हो, आप लोग कौन हैं, यहाँ क्या कर रही हैं? फिर रुपेश भी बोला, कौन हो तुम लोग? अगर तुम लोग यहाँ काम मांगने आए हो तो हमारे घर में पहले से ही काम वाली बाई लगी हुई है। अपने बेटे के मुंह से यह शब्द सुनकर सरिता जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं। वह जड़तब खड़ी हुई उसे देखती ही रह गई। सोचने लगी कि जिस बेटे के लिए उन्हें आज तक इतना त्याग किया, कैसे वह बेटा आज अपनी माँ को ही पहचानने से इनकार कर सकता है। उनकी आंखों से तो जैसे आंसुओं का झरना ही फूट पड़ा। तभी प्रीति आगे बढ़कर अपनी माँ के आंसू पोंछने लगी और गुस्से से बोली, भाई क्या सचमुच आप नहीं जानते कि यह कौन है? यह वही बदकिस्मत माँ है जिसने आप जैसे नालायक बेटे को जन्म दिया है, अपनी पूरी जिंदगी आप पर निछावर कर दी। यह वही माँ है जिसके प्यार और विश्वास को धोखा देकर आज तुम इस आलीशान सोसाइटी में रहते हो। प्रीति के मुंह से यह बात सुनकर रुपेश के दोस्त हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। तभी रुपेश बोला, 2 पैसे की औकात नहीं है और मुझे ज्ञान दे रही हो? न जाने कहां कहां से चले आते हैं। अपने बेटे के मुंह से जिल्लत भरे शब्द सुनकर सरिता जी के सब्र का बांध टूट गया।
उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने बेटे के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, शर्म नहीं आई तुझे अपनी बहन के साथ इस तरह से बात करते हुए? तभी कोमल बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पति पर हाथ उठाने की? उसके इतने कहने की देर थी कि सरिता जी ने उसे भी एक थप्पड़ रसीद कर दिया। काश यह थप्पड़ मैंने तभी लगा दिया होता जब तूने मुझसे मेरे सारे गहने लेकर बेच खाए थे। लेकिन सारी गलती मेरी ही थी। मैं ही अपने बेटे के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि अपने बेटे की एक बात भी नहीं सुनी। वह मुझे हमेशा चेतावनी देती थी कि कुछ पैसा अपने लिए बचा कर रख लो, लेकिन मैंने ही तुझ जैसे नालायक पर भरोसा करके अपना सब कुछ तुझे दे दिया। काश मैंने अपनी ममता को दरकिनार करके अपना सब कुछ तुझे ना दिया होता तो आज मेरी और मेरी बेटे की यह हालत ना होती। तभी रुपेश गुस्से में बोला, तो कोई एहसान नहीं किया तुमने वह पैसा देकर? जो कुछ भी तुमने किया वह तुम्हारा फर्ज था। तुम कोई दुनिया में अनोखी माँ नहीं हो। सभी माँ बाप अपने बच्चों को कामयाब बनाने के लिए त्याग करते हैं। फिर सरिता जी ने कहा, ठीक है बेटा, तूने मेरा प्यार देखा है लेकिन गुस्सा नहीं देखा। अगर मैं अपनी भरपूर कोशिश करके तुझे तेरे पैरों पर खड़ा कर सकती हूँ तो तुझ जैसे नालायक को जमीन पर गिराकर सबक भी सिखा सकती हूँ। उसी समय सरिता जी ने पुलिस को फोन लगाया। थोड़ी ही देर में वह बुजुर्ग अंकल जिन्होंने सरिता जी और प्रीति की मदद की थी वह वहां पहुंच गए और उनके साथ सोसाइटी के अन्य लोग भी वहां आ गए। बुजुर्ग अंकल बोले, ऐसी सी तो औलाद ना होना ही अच्छा है। कम से कम माँ बाप को तो यह दिन न देखना पड़े। सोसाइटी के सभी लोग रुपेश और उसकी पत्नी कोमल पर उंगली उठा रहे थे। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पर पहुंच गई और सरिता जी की शिकायत पर रुपेश को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तो रुपेश और उसकी पत्नी कोमल की आंखें बाहर आ गई। वो दोनों सरिता जी से माफी मांगने लगे और उनके पैरों में गिर पड़े। जेल की सजा से बचने के लिए रुपेश के पास केवल एक ही रास्ता था कि वह अपनी माँ का सारा पैसा वापस लौटा दे। इसके अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। पुलिस के दबाव में आकर रुपेश को मजबूरी में फ्लैट अपनी मां के नाम पर करना पड़ा। प्रीति और सरिता जी अब आराम से अपने गांव वाले मकान में रहते हैं और नए फ्लैट को किराए पर देकर जो पैसा आता है उससे अपने मकान की किस्त चुका रही हैं और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही हैं। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।